स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाईसीएस सुल्तानपुर। बेटा, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसमें बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। और बेस थ्योरम को हमें पढ़ने से पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, क्योंकि बेस थ्योरम जो है वो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ही थोड़ा सा उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा ये है क्या, इसमें हमारे पास क्या होगा, तीन चार इवेंट्स दी होती हैं। क्वेश्चन में होगा क्या, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इवेंट्स होंगी और इन इवेंट्स को हम समझने के लिए एक वेन डायग्राम से इसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा एक पूरा सैंपल स्पेस है, जहाँ पर इस तरह से हमारे पास E1, E2, E3, E4, ये हम यहाँ पर चार इवेंट्स कंसीडर कर रहे हैं। सॉरी, ये E1, E2, E3 एंड E4, ये हमने 4 इवेंट्स कंसीडर किया। और ये इवेंट्स ऐसी हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं एंड एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव का मतलब इन सब का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा। और यहाँ पर एक इवेंट ए ऐसी है जो इन सारी इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ये है हमारा इवेंट ए, जिसका देखिए ये कुछ पोर्शन जो है E1 के साथ है, E2 के साथ भी है, E3 के साथ भी है और E4 के साथ भी है। ये है हमारा इवेंट ए। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। हमारी ये जो इवेंट्स हैं, यहाँ लेट अस कंसीडर, लेट E1, E2, E3 एंड हमने यहाँ पर चार इवेंट्स कंसीडर किया है। कितनी भी इवेंट्स हो सकती हैं, डजंट मैटर। E1, E2, E3 एंड E4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट, ये इवेंट्स इस तरह से हैं कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और यहां पर एक इवेंट ए है जो इन सबके साथ एसोसिएटेड है, सच दैट यही इवेंट्स एंड ए बी द इवेंट, ये एक ऐसी इवेंट है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड मतलब वो कहीं ना कहीं इन सब से एसोसिएट करती है, इन सब के साथ जुड़ी है, एसोसिएटेड एंड ए बी द इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल इवेंट्स। ये यहां पर हमें दिखाई भी दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये E1 इवेंट का है, ये E2, E3 एंड E4। फिर इसके बाद इसमें ये जो A इवेंट है ये इन सब के साथ एसोसिएट कर रही है। तो यहां पर हमें जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करना होगा तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें जब फाइंड करना होगा तो यहां पे एक चीज और देख सकते हैं हम। ये वाला जो पोर्शन है ये E1 इंटरसेक्शन A है। ये पोर्शन क्या है, दिस इज E2 इंटरसेक्शन A। ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, E3 इंटरसेक्शन A एंड दिस रिप्रेजेंट्स E4 इंटरसेक्शन A।
तो जब भी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये मिलेगा हमें, इन सारी इवेंट्स का हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटरसेक्शन ए एंड सो ऑन। ये अभी यहाँ क्या हमने 4 इवेंट्स कंसिडर किया है, E1 E2 E3 एंड E4। तो यहाँ अगर हम चाहेंगे तो जितनी भी इवेंट्स हम कंसिडर करना चाहें, ये हमारा क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये हमने पढ़ा है, ये कैसे फाइंड करते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। इसका मतलब ये हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has happened, ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और ये कैसे आता है, ये हमारा ये हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जहां पर एक इवेंट हो चुका है B और वो होने के बाद A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकलती है। तो यही चीज हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है, प्लस ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। इसको ए बाई E2 हम बोल रहे हैं, बट ये है ए गिवन E2। यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितनी भी इवेंट्स होंगी वो सारी आगे इसे में कंटिन्यू कर देंगे। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस तरह से ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यही कहलाता है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम में ये जो PA है ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें फेवरेबल केस ऊपर रखना है और टोटल नंबर ऑफ जितने भी केसेस हैं वो नीचे आते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन पूरा ये आ जाएगा बेस थ्योरम में, डिनोमिनेटर में। तो अब हम आते हैं बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम में हमारे पास होगा क्या, बेस थ्योरम में बेटा यही चीज, जैसे अगर हम इन इवेंट्स को अगेन एक बार कंसीडर करें, ये E1 E2 दिस इज E2 E3 एंड E4, ये है हमारे इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं ये। और एक इवेंट A ऐसा है जो इन सबके साथ एसोसिएटेड है। तो होगा क्या, अब बेस थ्योरम में हमें इन सारी इवेंट्स जो गिवन होंगी उनमें एक ऐसा इवेंट होगा जो इन सबके साथ एसोसिएटेड है, वो होगा गिवन। यहां पर हमारे पास होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 हमें फाइंड करना होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, एक EI एक इवेंट हम ले लेते हैं, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है व्हेन A हैज हैपेंड। यहां पर A जो है वो इवेंट एक ऐसा है, ये वाला, ये इवेंट जो है ये हो चुका है। वहां पर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एक इवेंट ऐसा है जो हो चुका है, और फिर वहां पर हमें कई और इवेंट्स गिवन होंगे।
बेटा बेस थ्योरम है क्या, ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता था और एक इवेंट हो चुका होता था। लेकिन बेस थ्योरम में क्या होगा, अब यहाँ पे कई इवेंट्स होंगे, 3-4 इवेंट्स होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है और यहाँ पर हमें एक इवेंट बोलता है कि ये हो चुका है। तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही तरह है, वहां पर 2 इवेंट्स होते थे, एक की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछता था और एक हो चुका होता था। बट यहां पर हमारे पास कई ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें से एक इवेंट हो चुका है, बाकी सारे इवेंट्स भी होंगे। तो यहां पर अगर हमें इसको फाइंड करना है तो हम इसको देखे थे अभी, ये क्या हुआ करता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अभी अभी हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया था वो बड़ा सा एक्सप्रेशन था, वही एक्सप्रेशन हम लाकर यहां पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा। और यहां से ये, अच्छा ये चीज क्या है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमें ये सारा प्रोबेबिलिटी है ए का, ये हम नीचे इसको एज इट इज वही एक्सप्रेशन जो अभी हमने प्रूफ किया था, यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 एंड सो ऑन, जितने भी इवेंट्स होंगे वो यहां पर हम कंसीडर करेंगे। अब ये चीज हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अब एक यूज करते हैं और वहां से क्लैरिटी आएगी कि ये जो है आखिर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि हमारे एनसीईआरटी में मिसलेनियस चैप्टर में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो ये क्वेश्चन है, बैग वन कंटेन्स 3 red and 4 black balls, 3 red and 4 black balls, and bag 2 contains and bag 2 contains 4 red and 5 black balls, 4 red and 5 black balls. One ball is transferred. One ball is transferred from bag 1 to bag 2. From bag 1 to bag 2. And then a ball is drawn. And then a ball is drawn from bag 2. And then a ball is drawn from bag 2. आगे बोलता है the ball so drawn. The ball so drawn is found to be red. Is found to be red in color. कह रहा find the probability, find the probability that the transferred ball that the transferred
बॉल इज ब्लैक। ये बेटा एक क्वेश्चन है हमारा। अब इसे देखिए हम कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास एक बैग है 1 जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं, एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इस तरह से हमारे पास 2 बैग हैं। इसको यहां पर हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा बैग 1 और ये है बैग 2। इसमें कितनी कितनी बॉल्स हैं? पहला बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग 2 में है 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आगे कह रहा है 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है इस बैग से बैग 1 से बैग 2 में, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। एक बॉल को यहां से यहां ट्रांसफर किया जाता है, और यहां से कह रहा है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब बैग 2 से एक बॉल को क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जा रहा है, उसमें से निकाला जाएगा। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। अच्छा, ये बोल क्या रहा है? हमारे पास इतनी इतनी बॉल्स हैं बैग 1 में बैग 2 में। इसके बाद यहां से एक बॉल को निकाला जाता है और वो इसमें रखा जाता है, ट्रांसफर किया जा रहा है। अब वो बॉल जो है वो रेड कलर की भी हो सकती है, ब्लैक कलर की भी हो सकती है। 2 केस बनेगा। E1 एक हम इवेंट लेंगे कि रेड बॉल होती है ट्रांसफर, और E2 हम इवेंट लेंगे कि ब्लैक बॉल हो रही है ट्रांसफर। 2 केस है ये। अब इसके बाद कह रहा है कि एक बॉल इसमें से निकाला जाता है, ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल इसमें से ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम बैग 2, ये कह रहा है, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। आगे बोलता है द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। अब इसमें से जो बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है वो रेड कलर की आती है, तो ये इवेंट हमारे पास गिवन है। और हमने बोला बेस थ्योरम में जो गिवन होगा हम वो क्या कंसीडर कर रहे थे? ए कंसीडर करते हैं। तो यहां पर हम जो रेड कलर की बॉल इसमें हमारी निकल के आ रही है, हम उसको इवेंट ए ले लेंगे। आगे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। हमसे पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि यहां से जो ट्रांसफर किया गया था बॉल वो ब्लैक कलर की थी। तो ब्लैक कलर की बॉल मतलब हमने 2 इवेंट्स पहले कंसीडर करना है। यहां सबसे पहले हमने इवेंट्स कंसीडर किया। लेट कर लेते हैं यहां E1 क्या है? ये जो बॉल यहां से ट्रांसफर की गई है वो हमने कंसीडर कर लिया है कि वो ब्लैक है। ट्रांसफर्ड बॉल 2 तरह के केस है, या तो यहां से जो बॉल हमने ट्रांसफर किया वो ब्लैक है या फिर रेड है। तो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। कुछ भी मान सकते हैं, रेड भी मान सकते हैं, ब्लैक भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ट्रांसफर्ड बॉल, उसी तरह से हम क्वेश्चन आगे डील करेंगे फिर। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, हमने ये इवेंट E1 कंसीडर किया। और अगर यहां हमने E2 एक कंसीडर लेट किया, क्या है? ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। ये हमारा ट्रांसफर्ड बॉल है रेड। अच्छा, इसके बाद ए एक इवेंट होता है जो क्या होता है? कॉमन, मतलब जो गिवन है। गिवन क्या है? गिवन यहां पे बोल रहा था बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। तो यहां पर हमारा जो बॉल है वो निकल रहा है सेकंड वाले बैग में से रेड कलर का। तो यहां पर ड्रॉन बॉल इज रेड है। ड्रॉन बॉल इज रेड, लेकिन वो कहां से निकाला जा रहा है? वो सेकंड बैग से निकल रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, या इन कलर ना भी लिखेंगे चलेगा। ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर फ्रॉम सेकंड बैग। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले हमने क्या किया? पहले हमने यहां से एक बॉल ट्रांसफर किया, अब वो बॉल रेड है या ब्लैक है, हमने 2 इवेंट्स में इसको कैटेगराइज कर लिया। लेट हमने किया है ट्रांसफर बॉल ब्लैक है E1 और ट्रांसफर बॉल रेड है ये E2। अब इसके बाद ये जब ट्रांसफर करने के बाद सेकंड बैग में से एक बॉल हमने ड्रॉ किया, ये हमारी बॉल रेड कलर की आती है, ऐसा इसमें गिवन है। तो गिवन को हमने ए कंसीडर किया। अब यहां से हमारा वही बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है। हम यहां पर सबसे पहले हम यहां फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? देखना,
ये है ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अच्छा, यहां से हम बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जरा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बोलता है ट्रांसफर बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आएगी, ब्लैक बॉल है टोटल 4 और टोटल है 7, तो 4/7 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अब यहां ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, तो ट्रांसफर इसमें से किया जा रहा है, तो यहां से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आएगा 3/7। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हम यहां पर फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/इवन एंड हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसको फाइंड कर लेंगे, देखना ये आएगा A/इवन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवन हैज अकर्ड। इवन हो चुका है, मतलब ट्रांसफर्ड बॉल जो है वो ब्लैक ये हो चुका है, यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो चुकी है, और ब्लैक बॉल जब एक हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर हो गई अब 6 ब्लैक एंड 4 रेड, और 6 ब्लैक एंड 4 रेड होने के बाद हमको पूछ रहा है ए की प्रोबेबिलिटी, ड्रॉन बॉल इज रेड, इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब हमने ट्रांसफर किया है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल जब यहां पर आई है तो 6 ब्लैक बन गई है और 4 रेड आई है, तो 6 एंड 4 10 बॉल्स टोटल, जिसमें से 4 रेड हमने ट्रांसफर किया है ब्लैक, ब्लैक ट्रांसफर करें हैं तो 6 ब्लैक बन गई 4 रेड, तो ये आ गया 4/10, और 4/10 का मतलब 2/5, ठीक है। फिर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 हो चुका है, यहां E2 का मतलब है ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। अच्छा, रेड बॉल जब ट्रांसफर होगी तो यहां पर 5 रेड बन जाएगी और 5 ब्लैक, 5 रेड बन जाएगी और 5 ब्लैक है, तो टोटल बॉल्स हैं यहां पर 10, लेकिन हमसे पूछ रहा है ए की प्रोबेबिलिटी, तो ए की प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल जब इसमें आएगी और तो ये हो जाएगी 5 रेड एंड 5 ब्लैक। हमें बोल रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, ए का मतलब है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल का मतलब 5/10, और 5/10 का मतलब हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, इन सारे ये जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है यही हम जाकर पुट कर देते हैं, कहां पर, बेस थ्योरम में, वहां पर फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें ए जो है वो हमसे बोल रहा है हो चुका है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लास्ट में यहां पर देखना बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक का मतलब है हमसे इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो E1/A हमें फाइंड करना है, E1/A हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन सारे केसेस, क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इस तरह से यहां पर सारी डेटा हम पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 4/7, ये है 4/7, ये है 3/7, ठीक, ये है 4/7, और नीचे फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 4/7, यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/7, ठीक। A/E1 ये है 2/5 इनटू में 2/5, यहां A/E1 की जगह 2/5, यहां A/E2 की प्लेस पर 1/2, इसी को सॉल्व करेंगे और ये है फाइनल आंसर। तो ये आएगा 4 2 जा 8, 7 5 जा 35, नीचे आएगा 8/35 प्लस ये 35 है प्लस 3/14, इसी को सॉल्व कर देना है, 8/35 एज इट इज, यहां पर एलसीएम कितना आएगा,
70 एलसीएम हो जाएगा। 35 2 जा 2 8 जा 16, 14 5 जा 70 और 5 3 जा 15, तो ये हो गया 8/35, ये आ जाएगा 31/70, ये होगा 8/35 इंटू में 70/31, 35 1 जा 2 जा, so 16/31 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बेटा बेस थ्योरम हमने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको रिवाइज करिए। और क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और आजकल नियर ट्रेंडिंग ट्रेंड्स में ये देखा जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है बेस थ्योरम का, ये आपका केस बेस्ड में अब इधर पूछा जा रहा है। चलो